प्रिय विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, माताओं, पिताओं और अध्यापकों, मैं इन सब से आज मुखातिब होकर या सामने आकर कुछ बात करना चाहता हूं। हमारे बच्चों के ऊपर अभी अगले 2 महीनों में एक एग्जाम शुरू होने वाले हैं, विशेष तौर पर उनके जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं। 10वीं वाले बच्चों के दिमाग में यह प्रश्न है कि बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, उसके बाद हमको अपने सब्जेक्ट्स लेने हैं। किसी को साइंस लेना है, किसी को कॉमर्स लेना है, किसी को इकोनॉमिक्स लेना है, तो क्या वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जो 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उनके बच्चे भी विषय में सोचते हैं कि मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा, फला कॉलेज में होगा, मुझे कॉमर्स करना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, कहाँ एडमिशन मिलेगा, क्या नहीं। तो अब हम जरा कुछ बातों को ध्यान से समझें। पहली बात तो ये पिछला वर्ष, जो ये एकेडमिक ईयर हमारा गया है, शैक्षणिक हमारा वर्ष गया है, ये बहुत खराब हालत में गया है। भारत में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने की आदतें नहीं हैं। भारत में क्या, पूरे विश्व में हमेशा आदतें हैं। अध्यापक सामने बैठता है, बच्चे दूसरी तरफ बैठते हैं और उसको पढ़ाया जाता है, बेटा आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। जब बच्चे को कोई परेशानी है, अध्यापक से पूछ लेता है। अब इस बार ये सब तो अधिक हो नहीं पाया। उन देशों ने क्या किया, कुछ देशों ने तो उठा करके अपना एकेडमिक वर्ष समाप्त कर लिया। हमारे यहाँ ऐसी संभावना नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या है। 135-40 करोड़ के देश में अगर आप एक साल को गैप ईयर बना देंगे तो अगले वर्ष डबल स्ट्रेंथ हर जगह पहुंच जाएगी और उतने बच्चों को पढ़ाने में हम सक्षम नहीं है। दरअसल सच्चाई कही जाए तो जितने बच्चे आज हमारे पास हैं, उतनों को ही पढ़ाने के लिए हमारा शिक्षा तंत्र पूरी तरह सक्षम नहीं है। तो अगर दुगने बच्चे आएंगे तो उसके साथ हालत बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन अब कुछ बातें समझने का समय है अध्यापकों के लिए और साथ में अभिभावकों के लिए। देखिए, आपका बच्चा आज तक अच्छा पढ़ा, बुरा पढ़ा, कैसा पढ़ा, फला पिक्चर में चला गया, अपनी गर्लफ्रेंड से गप्पे मारता गया, या फोन पर उसने अधिक समय लगाया, फेसबुक पे अधिक समय लगाया, व्हाट्सएप अधिक समय लगाया, अब इन सब बातों की चर्चा का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये भूतकाल है जो हो चुका है। बच्चों को भी ये समझना है, अब तक आपने जितना समय इस्तेमाल में ठीक किया, बर्बाद किया, वो सब आपका भगवान और आप जानता है, आपका खुदा और आप जानते हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं कहना। लेकिन पुरानी बातें याद करके अध्यापक और अभिभावक कई बार बच्चों से कहते हैं, हम तो साल भर तुमसे कहते रहे, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। देखिए, उसको कहने का अब कोई फायदा नहीं है, असर पूरा हो चुका है। यहीं पर आपको एक बात और बताऊं, कई अभिभावक ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को तो पढ़ने की लगी ही नहीं है। देखिए, पढ़ने की लगी है, बेचारा पढ़ नहीं पाता, ये परेशानी है। पढ़ने की लगी नहीं है वाली बात मत कहिए। हो सकता है आप अपने समय की शिक्षण व्यवस्था से आज को जोड़ने की कोशिश करें कि आपके समय में 20, 25, 30 साल पहले, 40 साल पहले शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो सर देखिए, अभिभावकों से और अध्यापकों से मेरा कहना है, उस समय न व्हाट्सएप था, न इंटरनेट था, न फेसबुक था, न मोबाइल की सुविधाएं थी। तो एकल परिवारों, एकल मित्रों को होना आवश्यक है। इसलिए आप उसको बिल्कुल भी मत सोचें और वहीं रख दें। अब समय किस बात का है? समय इस बात के कि आज से आगे क्या होना है। सोचना आपने है कि आज के बाद क्या होना है। इसलिए आज के बाद बच्चे, अभिभावक और अध्यापक ये समझे अब के बाद हमने क्या करना है। 2 महीने हैं, मन में बिल्कुल ग्लानि मत लाइए, अभी भी बहुत समय है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और शिक्षा का प्रभाव कैसा पड़ गया इस पिछले वर्ष में, इसका उदाहरण तो आपको जेईई की परीक्षा से मिल चुका होगा। इस वर्ष की हर बच्चा आकर कहता है मैं शायद और अच्छा कर सकता था, मैं और बेहतर कर सकता था। तो कर सकता था तो किया क्यों नहीं? नहीं कर पाया जी, ये कारण, दूसरा कारण। तो छोड़िए इन बातों को, आइए थोड़ा सा इसके आगे चलें। अब अगली बात पर ध्यान दें। पहली बात, अब 2 महीने के लगभग का समय है। मार्च, आज 6 मार्च हो चुकी है और
मतलब 6-7 मार्च से लेकर के मार्च का, अप्रैल का महीना और मई में तो इम्तिहान ही है सारे। तो इसके बीच के महीनों में आपको कैसे चलना है, मैं जरा इस पर अपनी विचार दूंगा। आप इस विचार से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैंने पिछले लगभग 25-30 वर्षों की बच्चों को पढ़ा करके मैंने जो पाया वो मैंने आपके यहां लिख कहने की कोशिश करी है। जब मैं पढ़ा था मैंने वो बातें अब नहीं कहने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे समय की पढ़ाई अलग थी। मैं उसको आज से बिल्कुल भी तुलना नहीं करता, क्योंकि दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती है। अब आगे देखिए, सबसे पहली बात बच्चों से अब मेरी कहने की बात है, अभिभावकों से मेरी कहने की बात है, एक रियलिस्टिक टारगेट बनाइए, अपनी उम्मीद रियलिस्टिक कीजिए। अब ये तो कोई अच्छी बात है नहीं, साल भर बच्चा 30 में से 5 नंबर ला रहा है, 8 नंबर ला रहा है, और पिता और बच्चा आप सोचने लगा कि अब मेरे 90% कैसे आएंगे। ये आप रियलिस्टिक टारगेट बनाइए। अब रियलिस्टिक टारगेट और एक्सपेक्टेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि रियलिस्टिक टारगेट आपका क्या होना है। मैं आपको अपनी पढ़ाई से उदाहरण देता हूं। पिछले समय में नॉर्मली हमारे पास प्री बोर्ड की परीक्षा जनवरी में हो जाती थी। तो मैंने जनवरी के बाद बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछते देखा है, मेरे से ही पूछते थे कि सर अगर कोई बच्चा प्री बोर्ड में 40 नंबर आए तो क्या उसके 90 आ सकते हैं। अब ये बड़ा ही खतरनाक प्रश्न है, क्योंकि यदि मैं इसका उत्तर देता हूं हाँ जी आ सकते हैं, तो वो सोचेगा अरे अभी तो 40 मेरे आए हैं, अभी कुछ दिन और मस्ती कर लेता हूं फिर आ जाएंगे। और यदि मैं कह दूं कि बेटा नहीं आ सकते, तो वो आज से ही हताश हो जाएगा, जो उसके आने थे वो भी नहीं आएंगे। मेरे अपने शिक्षण के कार्यकाल में मैंने ऐसा देखा, जिन बच्चों को 29 नंबर प्री बोर्ड में आया वो बोर्ड में 92 नंबर, 92, मतलब डिजिट उल्टे कर दिए हैं। लेकिन ये हर एक के लिए संभव नहीं है। जिसने मेहनत करी है उसके बाद अगले 2 महीने लगकर उसके लिए संभव रहा ना। तो आप ये मत समझिए क्या हो सकता है, इसलिए खुद अपने आप को सोचिए, तोलिए, आपकी रियलिस्टिक आपके टारगेट क्या है, आपकी उम्मीदें रियलिस्टिक क्या है, लक्ष्य रियलिस्टिक। और ये बात आपको, ये महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20% से अधिक डिपेंड करता है आपके प्लानिंग और एग्जाम मैनेजमेंट के ऊपर। देखिए बहुत से बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और देकर जाते ही जब आएंगे तो कहेंगे ओहो मेरे से ये भूल गया, मुझे उस समय ये भूल गया, ब्लैकआउट हो गया। ये सब क्या है? ये सब ये है कि आपने एग्जाम मैनेजमेंट नहीं किया, अपने एग्जाम को देने का ढंग नहीं सीखा। हमारे बच्चे पढ़ते बहुत हैं और पढ़ के उसको कॉपी पर उतारना कैसी है, किस माहौल में बैठ के उसको उतारा जाएगा, कितना उस पर उसकी एफिशिएंसी आएगी, इस पर कोई चर्चा नहीं है। सर मैं और पढ़ रहा हूं, ये मैं जिन दिनों कुल्लू में गया मैंने वहां ए अधिक देखा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कक्षाएं, लंबी लंबी पढ़ाई है, बच्चे के पास पढ़ने का समय नहीं है। मैं आपको कुल्लू के नॉर्मल विद्यालय की हालत बताऊं, मैं अब तो कोविड के कारण कुछ बंद रहा, परंतु स्थिति यह है कि सुबह 8:30-9 बजे बच्चे को पहुंचना होता है स्कूल के अंदर। पहाड़ी इलाका है, इसलिए आमतौर पर बच्चे को पौने घंटे से 1 घंटा अपने घर से पहले निकलना पड़ता है। तो कल्पना करो बच्चा 7, 7:30, 8 बजे अपने घर से निकल गया, शाम को 4 बजे तक के या 3:30 बजे तक के स्कूल है, करके बच्चा 4:30, 5 बजे तक घर पहुंचता है। अब देखिए जो बच्चा सुबह 8 बजे का निकला, शाम 5 बजे घर पहुंचा, उसके बाद वो ट्यूशन जाएगा, कभी कोचिंग जाएगा, कभी कहीं जाएगा, क्या उसमें पढ़ने की क्षमता भी है? दिन के बच्चे के 9 घंटे आपने चूस लिए, उसके बाद आप समझते हो बच्चा पढ़ लेगा, अच्छे से अच्छा अध्यापक आएगा, अच्छे से अच्छा सिंसियर बच्चा आएगा, कहां से पढ़ पाएगा? इन बातों को ना सोच करके सब वहां पढ़ाने में लगे हैं, बड़े बड़े लोग वहां पढ़ाने लगे हैं, समझ नहीं आता। और वो कारण ये है कि जब तक इस चीज को नहीं सुधारेंगे कुछ नहीं होने वाला, मेरी व्यक्तिगत राय में। और इसी कारण से आप देख लीजिए कुल्लू मनाली के रीजन के अंदर पिछले 20 सालों में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो जेई में 1000 से कम रैंक लाया हो, एक भी बच्चा नहीं है जो नीट में 1000 से कम रैंक लाया हो। क्यों नहीं लाया? यही कारण है, कहीं तो कुछ कमी होगी, बच्चे बेवकूफ थोड़ी है वहां के। आपके पढ़ाने के ढंग में कुछ कमी है, बच्चों के मेथोडोलॉजी में कुछ कमी है, उसको संभालने की बात ना करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये 20% डिपेंडिंग करता है मैनेजमेंट के ऊपर, एग्जाम की, कैसे मैनेज करना एग्जाम को। आपको अपनी जो भी तैयारी करनी है वो 80% टाइम फ्रेम में करनी है। अगर आपको 3 घंटे का पेपर मिल रहा है, 3 घंटे का मतलब 180 नंबर का पेपर आपको मिल रहा है, तो आप ये लेकर चलें, आपने पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है।
प्रैक्टिस की वहीं करेंगे आप, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने नहीं देखे होंगे, कुछ माहौल बदलेगा, 2 बार टीचर आपका नाम लिखवाएगा, आपका एडमिट कार्ड कभी चेक करने कोई आ सकता है, इस वजह से भी तो स्ट्रेस आपको आएगा। तो कैसे करेंगे आप? 20% टाइम अपने में रख कर कीजिए, और ये मानिए ये हो सकता है। मैं बताऊं, पिछले 15-20 वर्षों में अपने जो बोर्ड के बच्चे पढ़ाए हैं, मैं अपना पेपर जब मैं नोएडा में पढ़ाता था 2.5 घंटे में पेपर ले लिया करता था, और मेरे पास कोई बच्चा मेरा ऐसा नहीं था जो एग्जाम के बाहर आके कहे सर पेपर लेंदी था। वो कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसने पूरा 3 घंटे का पेपर 2.5 में करने की आदत डाल रखी है। 10-15% कभी ज्यादा भी आएगा तो वो कर लेगा। तो इसमें आपको सोचना है। अगली बात जो आपके लिए और महत्वपूर्ण आने वाली है वो ये कि आपने टाइम फ्रेम को संभाल कर रखना है। इस टाइम फ्रेम में आपका, ये टाइम फ्रेम किसका है? ये टाइम फ्रेम आपके पढ़ने का भी है, और ये टाइम फ्रेम आपके एग्जाम को रिप्रोड्यूस करने का भी है। क्योंकि आप कहेंगे सर मैं अब जैसे मैंने आपसे कहा 2 महीने की पढ़ाई, आप ये मान के चलिए पढ़ाई 2 महीने की नहीं है, पढ़ाई आपकी 50 दिनों की है। क्योंकि 10 दिनों में कोई ना कोई कभी कोई काम आ गया तो क्या क्या करेंगे? परिवार में हानि आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई बर्थडे आ गया, कोई शादी आ गई, आपकी तो पढ़ाई हिल जाएगी ना। तो प्लान आप 80% टाइम पर करें, 10% छोड़ दीजिए, पर 20% यदि वो समय मिल गया तो अच्छी बात है ना, और अच्छी तैयारी हो जाएगी। और एक बात मन में रखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू इट। 85% बोर्ड में, 90% बोर्ड में, और जेई एग्जाम को क्लियर करने में, मैं जेई एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, जेई एग्जाम को क्लियर करने में जिसके लिए 105 110 नंबर चाहिए, आप जेई में 150 नंबर, नीट में लगभग फिजिक्स में या टोटल फिजिक्स मैथ्स फिजिक्स पीसीबी के अंदर आपके पास 720 में से 500 नंबर, ये कुछ मुश्किल नहीं है। इसके ऊपर आपकी तैयारी काम करेगी, कितने 500 के 550 कितने आते हैं, उससे पहले कोई तैयारी का मतलब नहीं है, बहुत आराम से होते हैं। अगर नहीं करते तो इसका मतलब आपकी प्लानिंग ही गलत है। सिलेबस को आपको मैनेज करना है। हमारे बच्चे कई बार क्या करते हैं, एक टॉपिक को पढ़ते गए उस टॉपिक के ऊपर उन्होंने इतनी ज्यादा पढ़ाई कर दी, अरे भैया उस टॉपिक से क्वेश्चन तो 4 नंबर का आना था, तुमने इसकी पढ़ाई ऐसे करी जैसे 80 नंबर का क्वेश्चन आना है। हर टॉपिक की प्रॉपर वेटेज है, हर सिलेबस के हर टुकड़े से क्वेश्चन आना है। कोई टॉपिक ज्यादा आपको आ जाएगा उसका फायदा नहीं है, कोई कम आ जाएगा उसका फायदा नहीं है। समझ के रखिए इस बात को। आपको टाइम शेड्यूल मैनेज करना है, जैसे मैंने आपसे कहा आपको 20% टाइम छोड़ के मैनेज करना है। हर सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल बनाइए, किसको कितना समय लगना है, किस चैप्टर में कितना समय लगता है, ये सब बनाना आसान है। आप ये बात समझिए, दुनिया में जिनको आप आज की तारीख में सफल व्यक्ति बोलते हो ना, वो सब लोग अपने काम को प्लान करके मेहनत करते हैं। मेहनत करके प्लानिंग कोई नहीं देखता है, क्योंकि आपने प्लानिंग करी है किस समय कितनी ऊर्जा कहां देना है, कितनी टाइम कहां देना है, कितनी एनर्जी कहां देनी है, तो आपका आउटपुट कई गुना बढ़ सकता है। ये जितने बड़े बड़े आपको इंडस्ट्रियलिस्ट नजर आए, चाहे अंबानी नजर आए, चाहे अमिताभ बच्चन नजर आए, चाहे तेंदुलकर नजर आए, जितने भी आपको लोग दुनिया में नजर आते हैं, चाहे वो ये फिल्म एक्टर्स हो या नेता हो, ये सब अपना होमवर्क करके जाते हैं काम के लिए। कोई अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, मेरी नजर में उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन हर व्यक्ति अपना होमवर्क करके जाता है कि मुझे इतना काम इस समय करना है, सब मैनेज करके जाते हैं। आप भी टाइम शेड्यूल को मैनेज करके जाइए, ये बहुत जरूरी है। इस बात को मैनेज कैसे करना है, सिलेबस को, और मैनेज कैसे करना है टाइम को, इसको मैं आपके साथ अगले वीडियो में फिर से शेयर करूंगा, उसको आप देखिएगा। क्योंकि मेरी मान्यता 10 12 15 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं होना चाहिए, बच्चा भी थक जाता है, तो मैं आपको इतना ही दूंगा। या आप देखिए, अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे।